आप अपकमिंग आईपीओ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बट क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर आपने आईपीओ में इन्वेस्ट किया तो आपको शेयर्स मिलेंगे ही मिलेंगे, अलॉटमेंट होगी ही होगी आपके शेयर्स की? वेल, इट इज नॉट गारंटेड। कोई भी गारंटी नहीं ले सकता। अगर वो बहुत ज्यादा पॉपुलर आईपीओ है तो वो ओवर सब्सक्राइब्ड भी हो सकता है, और अगर ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया तो आपकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है कि आपको शेयर्स मिलेंगे। एंड शेयर्स जब लिस्ट हो जाते हैं, आपको लिस्टिंग गेन लेना है, आपको पता है कि लिस्ट होगा तो इसके प्राइस, जो ये इश्यू प्राइस है, इससे कई ज़्यादा के ऊपर लिस्ट होगा, तो हमारा नुकसान हो सकता है भाई, अगर हमें वो शेयर्स नहीं मिले तो वो शेयर्स आपको कैसे मिलेंगे? आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसी ट्रिक्स सीखने वाले हैं। क्या सच में कुछ ऐसी ट्रिक्स होती हैं जिससे हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है हमें आईपीओ के अंदर शेयर्स मिलने की? द आंसर इज यस। वो क्या ट्रिक्स हैं, आइए एक करके जानते हैं। सबसे पहला, आप देखिए, जब आप कोई आईपीओ देखते हो, लॉन्च होता है, तो आपको ना वहाँ पे एक रेंज दिखेगी। वो रेंज क्यों दिखेगी? क्योंकि यहाँ पे दो तरीके से इशू होते हैं। एक होता है फिक्स प्राइस इशू, कि एक फिक्स प्राइस के ऊपर कंपनी एबीसी कंपनी का शेयर आ रहा है आईपीओ के अंदर, तो आईपीओ में उनका जो वो इशू कर रहे हैं, उनका इशू टाइप है फिक्स्ड प्राइस इशू। तो मान लेते हैं वो कहते हैं जी हम तो फिक्स हमारा 100 रुपये है और 100 रुपये के ऊपर आपको शेयर मिलेगा। आपको पता है आपको लॉट में खरीदना है तो आपको 100 रुपये का शेयर मिलेगा, दैट इज फिक्स्ड। एंड दूसरा होता है आपका बुक बिल्डिंग इशू। अब बुक बिल्डिंग इशू भी आपको पता है क्या होता है। बुक बिल्डिंग इशू के अंदर आपको एक रेंज मिलेगी। मान लेते हैं आपको रेंज दिखती है 72 से 76 की। अब ये जो आपको रेंज दिख रही है, ये रेंज मैक्सिमम 20% का गैप ही हो सकता है, इसमें इससे ज़्यादा गैप नहीं हो सकता। तो अब जो जर्नली आईपीओस आप देखते हैं वो आपको बुक बिल्डिंग इशू टाइप दिखते हैं, कि जिसमें आपको दो प्राइस दिखते हैं, 72 भी दिख रहा है, 76 भी दिख रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि 90 to 100 के बीच में आपको एक प्राइस डिफरेंस दिख रहा है। अब ये जो कम वाला प्राइस है, जो आपकी लोएस्ट बिड होती है, इसे हम फ्लोर प्राइस भी बोलते हैं। ये हमारा फ्लोर प्राइस है। और जो हायर साइड पे होता है उसे हम कैप प्राइस बोलते हैं। ये हमारा कैप प्राइस है। तो लोग गलती क्या कर जाते हैं, लोग कहते हैं भैया अगर हमारे को 90 to 100 की रेंज मिली हुई है तो एक काम करते हैं 90 की बिड लगाते हैं, अगर कम पे मिल गया तो हमारा तो पैसा कम ही लगा ना। अब मान लीजिए आपका लॉट है 100 का, तो यहाँ पे 9,000 लग रहे हैं, वहाँ पे 10,000 लग रहे हैं, तो मैं 10,000 क्यों खर्च करूँ, मैं तो 9,000 पे बिड लगाऊंगा। अब अगर आप फ्लोर प्राइस की बिड लगाते हो, या फिर आप सोचते हो मैं 90 और 100 का बीच का एक प्राइस ले लेता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि 95 के आसपास लिस्ट होगा या 95 के आसपास मुझे अलॉटमेंट मिल जाएगी, तो आप गलत सोच रहे हैं। आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि अगर एक आईपीओ बहुत ज़्यादा पॉपुलर है तो वहाँ पे दो ही चांसेस हैं, या तो डायरेक्टली कैप प्राइस के ऊपर जाके अलॉटमेंट होने वाली है, या फिर कट ऑफ प्राइस, जहाँ पे कंपनी डिसाइड करेगी कि इस प्राइस पे हम अपने शेयर्स देंगे। तो आप जब आईपीओ लेने जाते हैं वहाँ पे ऑप्शन आता है कि आप अपनी तरफ से भी बिड लगा सकते हो, तो वो बिड आप हमेशा कैप प्राइस की लगाओ, या फिर ऑटोमेटिकली आप कट ऑफ प्राइस की बिड लगाइए, कि कट ऑफ प्राइस जो आएगा उस कट ऑफ प्राइस पे आपको अलॉटमेंट मिल जाए। अब यहां तक अगर आपको समझ आ गया, वेल एंड गुड, आगे बढ़ते हैं। डू नॉट वेट फॉर द लास्ट डे। लोग लास्ट डे का वेट करते हैं। अब होता क्या है, ऐसा कई बार होता है, मेरे साथ भी हुआ था एक बार, कि लास्ट डे का मैं वेट कर रहा था, भैया 3 दिन या 4 दिन आपको मिलते हैं कि भैया आईपीओ के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब ओपन हो रहा है कोई आईपीओ मान लीजिए 1 तारीख को, तो आपके पास 3 तारीख तक का टाइम है। अब लोग सोचते हैं हम 3 तारीख को इन्वेस्ट करेंगे, वो भी हमारे पास शाम का टाइम है, 4 बजे 5 बजे हम इन्वेस्ट कर देंगे, तो आईपीओ में पैसा लगा देंगे, तब तक देख लेंगे मार्केट ने क्या सेंटिमेंट्स दिए हैं, कितना ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया, सारी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आ जाएगी। सो एक बार मेरे साथ डेफिनेटली ऐसा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ कि लास्ट डे का वेट करने के चक्कर में शाम के बाद मैं इतना बिजी हो गया, इनफैक्ट दोपहर के बाद मुझे ऐसा था कि मैं 3 बजे 4 बजे जाके आईपीओ के अंदर अपना प्लेस कर दूंगा बिड, बट मैं इतना बिजी हो गया, मुझे 6 बजे ये रिमाइंडर आया कि यार मेरे को तो उस आईपीओ में इन्वेस्ट करना था, मैं भूल ही गया, तो वो अपॉर्चुनिटी चली गई। हो सकता है मैं रिमाइंडर लगा भी लेता, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, बट जब आप लास्ट डे का वेट करते हो तो हो सकता है किसी टेक्निकल रीजन से आप इन्वेस्ट ना कर पाओ, आपकी ऐप ना चले, इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आ जाए, या फिर कंपनी साइड से भी इशू हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लोग आ गए, सर्वर्स नहीं चल रहे, कुछ भी हो सकता है। तो लास्ट डे का क्यों वेट करना, आप ठीक है 1 तारीख से 3 तारीख का टाइम है, आप 2 तारीख को आप इन्वेस्ट कर दो, तो बीच में किसी दिन आप अपनी प्लेस कर सकते हो बिड। सो यू डू दैट, डू नॉट वेट फॉर द लास्ट डे। नाउ थर्ड, लोग ये गलती क्या करते हैं, अब मान लीजिए आपका अपस्टॉक्स में अकाउंट है, आपका एंजल ब्रोकिंग में भी अकाउंट है, आपके पास 5 पैसा में भी अकाउंट है, आपने बहुत सारे डीमेट अकाउंट्स खोल रखे हैं। अब आप क्या करोगे, आप सारे डीमेट अकाउंट्स में जाएंगे और आप वहां से बिड लगा देंगे आईपीओ के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए। अब आपने आईपीओ की इन्वेस्टमेंट रिक्वेस्ट सारे डीमेट अकाउंट से डाल दी,
बट आपको ये पता होना चाहिए कि आपका पैन कार्ड एक ही, आपका नंबर एक ही है, वो पैन कार्ड नंबर से आपको अलॉटमेंट होगी। तो अगर 3-3 जगह से 4-4 जगह से एक ही पैन कार्ड की रिक्वेस्ट आई हुई है तो आपकी रिक्वेस्ट ही कैंसिल हो जाएगी, आपको एक जगह से भी शेयर्स नहीं मिलेंगे। और ओवर सब्सक्राइब वाले केस में तो भूल जाओ। तो अब आपको क्या करना है, आपको यह समझना है कि भैया अगर आप अकेले एक इंडिविजुअल हैं तो एक डीमेट अकाउंट से एक ही इंसान अप्लाई कर सकता है एक ही बार। सो वन टाइम आप अप्लाई करेंगे तो आप वन पैन कार्ड वन एप्लीकेशन के कंसेप्ट को समझिए। अलग अलग डीमेट अकाउंट से एप्लीकेशन लगाने का कोई फायदा नहीं है। फोर्थ, अगर आपको अलग अलग अकाउंट से एप्लीकेशन लगाना ही है तो अलग अलग फैमिली मेंबर्स के नाम पे कीजिए। मान लीजिए मैं हूं यहाँ पे, मेरी वाइफ है, मेरे पापा हैं, मेरी मम्मी है, मेरे घर में मेरी सिस्टर है, मेरा ब्रदर है, बहुत सारे लोग हैं। तो मैं इन सबको बोल सकता हूं या इनके अकाउंट से प्लेस कर सकता हूं बिड। अब यहां पे क्या हुआ, सबके अलग अलग पैन कार्ड्स हैं। अब क्योंकि सबके अलग अलग पैन कार्ड्स हैं तो सबके पैन कार्ड से एप्लीकेशन जा रही है। अब अगर ओवर सब्सक्राइब्ड होगा भी तो किसी ना किसी को मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। तो अब सबसे बड़ी बात, इन सबका डीमेट अकाउंट होना जरूरी है। अगर आपने अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक है, जाइए और डीमेट अकाउंट खुलवा लीजिए। और अगर आप आईपीओ के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अपने सारे फैमिली मेंबर्स के लिए आप चाहते हैं कि अकाउंट हो तो आज ही खुलवा लीजिए, क्योंकि आईपीओ जब आते हैं तब आपके पास डीमेट अकाउंट होते नहीं, और डीमेट अकाउंट खोलने में अगर टाइम लग गया तो आप इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को वैसे ही लूज कर जाते हो। सो यहाँ पे आप अलग अलग लोगों के नाम से अप्लाई कर सकते हैं, चांसेस बढ़ जाएंगे आपको आईपीओ के अंदर शेयर्स अलॉट होने के। फाइनली आप एक चीज समझिए, मान लीजिए LIC का आपको कुछ टाइम बाद दिखेगा कि आईपीओ आ रहा है, यहां पे शेयर होल्डर्स कोटा भी होता है। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए मेरे नाम से मेरे पास LIC की पॉलिसी है, तो अगर मैं अप्लाई करूंगा LIC के आईपीओ में तो मेरे को वो शेयर्स मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। मान लेते हैं SBI का किसी यूनिट का कल को एक आईपीओ आ रहा है, पहले SBI कार्ड्स का आईपीओ आया था, तो जिसके पास SBI के शेयर्स हैं उसको SBI के कार्ड्स के जो शेयर्स मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो यहां पे भी एक कोटा है, एक रिजर्वेशन है, तो उस रिजर्वेशन का फायदा ले सकते हैं। आप देखिए कि जिस भी कंपनी का आईपीओ आ रहा है उसकी पेरेंट कंपनी के अगर आपके पास शेयर्स हैं, या अगर जैसे मैंने पॉलिसी एग्जांपल दिया, आपके पास पॉलिसी है तो वहां पे कुछ कोटा फिक्स्ड है और हो सकता है उस कोटा का आप बेनिफिट ले सके। सो ये अगर आप 5 पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे सो आपको आईपीओ के अंदर शेयर्स मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आई होप आप ये सारे कंसेप्ट समझ चुके हैं अभी तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी जल्दी से लाइक कर दीजिए एंड शेयर जरूर कीजिए, जिससे से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे कि उन्हें आईपीओ के अंदर शेयर्स कैसे मिल सकते हैं। फाइनली इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तुरंत फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए कि आने वाले टाइम में एक भी पावरफुल वीडियो आपसे मिस ना हो। सो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड।